हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगी। तो चलिए आज की पहली क्लास की ओर चलते हैं। और आज इस क्लास में हम जीव विज्ञान के प्रथम पाठ जैव प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। और इस पाठ का हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट जो उत्पाद बनता है वो कौन सा होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा ग्लूकोज और चौथा प्रकाश। तो आपका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो मुख्य उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और ग्लूकोज के विखंडन से ही हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसका जो यूनिट है वो कौन सा होता है, जो बहुत मुख्य होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा प्लास्टिड, तीसरा क्लोरोफिल और चौथा नॉन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका तीसरा प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? यानी कि क्लोरोफिल को हिंदी में पर्णहरित भी कहते हैं। तो पर्णहरित वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा नीला, तीसरा लाल और चौथा सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण का जो इकाई हम जान गए कि क्लोरोफिल है, अब उसके अंगक जो है यानी कि जो क्लोरोफिल है वो किस में पाया जाता है, तो वो हम देखते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा पत्ती और चौथा एपिडर्मिस। तो आपका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम हरित लवक भी कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हमारा भोजन जो हम खाते हैं तो हमारे शरीर में पचता तो है, लेकिन वो किस अभिक्रिया द्वारा पचता है? तो आपका पहला ऑप्शन उपचयन, दूसरा संयोजन, तीसरा अपचयन और चौथा प्लास्टिड। तो भोजन के पचने की जो अभिक्रिया है वो कौन सी है? तो उपचयन है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? यानी कि जो हमारा भोजन है वो शरीर के किस भाग में पचता है? तो आपका पहला ऑप्शन है अग्न्याशय में, दूसरा बड़ी आंत में, तीसरा छोटी आंत में और चौथा ग्रास नली में। तो आपका सही आंसर है छोटी आंत में। हमारे शरीर का संपूर्ण भोजन छोटी आंत में पचता है और बड़ी आंत में जो भोजन का जो पानी होता है संपूर्ण पानी का पाचन होता है और छोटी आंत में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका पहला ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा आंत्र ग्रंथि और चौथा जठर ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? यानी कि जो मुंह में से हमारे लार निकलता है उसमें भी जो ग्रंथियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 1, 2, 3 कितनी होती हैं? तो वही आपका क्वेश्चन कर रहा है कि मानव के शरीर के मुख्य गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। तो स्टूडेंट्स, मनुष्य के मुख्य गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में हम जानेंगे ये जो ग्रंथि है वो कौन कौन सी होती है। लार ग्रंथियां 3 जो है उनके नाम भी जानेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत को जोड़ पर पाई जाने वाली एक नलीनुमा रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि जो रचना छोटी आंत और बड़ी आंत को एक दूसरे से ज्वाइंट करती है तो उसका क्या नाम है? तो आपका पहला ऑप्शन है सीकम, दूसरा रेक्टम, तीसरा कॉलन और चौथा अपेंडिक्स। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सीकम। यानी छोटी आंत और बड़ी आंत को ज्वाइंट करने वाली जो बीच की कड़ी होती है उसका नाम सीकम है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है या विधि होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के जीवधारियों में पोषण की अलग अलग विधि पाई जाती है। जैसे कुछ में समभोजी, कुछ में स्वपोषी, कुछ में परजीवी। तो वही पूछ रहा है कि कवकों में कौन सी विधि पाई जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा समभोजी और चौथा नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर होगा मृतजीवी। कवकों में पोषण की विधि आपकी मृतजीवी पाई जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है। पैरामीशियम जो एकल कोशिकीय जीव है उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है सीलिया में, दूसरा कोशिका मुख में, तीसरा राजधानी में और चौथा कूटपाद द्वारा। तो इसका सही आंसर है कोशिका मुख में, यानी पैरामीशियम में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कोशिका मुख में होता है। और मानव शरीर में भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में। अब चलिए हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ होता है। जैसे हमने जाना कि पैरामीशियम में कहाँ होता है, तो कोशिका मुख में। अब हम जानेंगे कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। तो आपका पहला लिखा है कूटपाद द्वारा, तीसरा सीलिया द्वारा, दूसरा भोजन राजधानी द्वारा और चौथा पिनोसाइट द्वारा। तो आपका इसका सही उत्तर होगा कूटपाद द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद द्वारा होता है। और हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और उसकी आकृति अनियमित और अनिश्चित होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।